कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत भी हो आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से बातें करेंगे बिल्कुल खुलकर। चुनाव का मौका है और 8 तारीख को पता चल जाएगा हरियाणा में कौन जीता कौन हारा, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इम्तिहान तो ये एग्जिट पोल का भी है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है और हम भी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। एग्जिट पोल जो बता रहा है अब 8 जून के बाद 4 जून के बाद हर कोई सहमा सा है, डरा सा है जब भी पोल की बात करता है। क्या लेकिन इस बार जो है ये ठोक बजा के किया गया है ना, इसके बाद आप भी ये जानना चाहते हैं तो अभी जो कुर्सी खाली आपको दिखाई दे रही है, ये कुर्सी जब भरेगी इस पर जो सज्जन बैठेंगे वो इसका जवाब देंगे। तब तक हम लोग और बातें करते हैं। बहुत स्वागत हमारे मेहमानों का। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। अनंत जी बहुत स्वागत। बहुत चमक रहा है कुर्ता सर, बहुत शानदार, बहुत जानदार। धन्यवाद। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर साहब वो भी आ चुके हैं स्टूडियो में। ये सर कल से चर्चा आप लोगों से भी हुई हमारी एग्जिट पोल की, रात भर में खूब सोचने का मौका आपको मिला होगा, तो ठीक है पोल। अब ये तो देखिए, आपने सहमा का, मैं तो डरा कह रहा हूँ। सहमने की तो बात ही डरा सा क्योंकि पिछली बार जो हुआ है, मतलब कोई भी नहीं सही हुआ। लोग दावे कर लें कि हम सही हुए, इवन कि कांग्रेस पार्टी भी 293 कह रही थी। याद होगा अगर आपको, तो जो खड़गे जी ने बैठक बुलाई थी उसमें जब कह रहे थे कि 293 हमारी आ रही है, तो इसीलिए ना कांग्रेस ठीक हुई ना बीजेपी ठीक हुई और हम लोग तो ग्रॉसली गलत हुए। हाँ ठीक है, मानने में हाँ, गलती देखिए, गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन इसके पीछे जब गलती हो जाती तो फिर हमको ज्यादा इंसान का होने का एहसास भी होता। तो मैं यही सोच रहा था कि हमारी कल रात में मैं ये सोच रहा था कि हम सब लोगों के दिमाग से ये गलतियां हुई क्यों। तो मुझे यही लगा कि जो एक परंपरा एग्जिट पोल की चली आ रही है हमारे देश में, और इतना बड़ा, अभी जो सज्जन आएंगे वो बताएंगे विस्तार से जैसा आपने बताया, लेकिन जिस प्रकार से हमारा सैंपल साइज होता है, या कई बार जो क्षेत्र चुनने में गलती हो जाती है कि मान लीजिए आपने मेरठ में चुना, मान लीजिए अगर मेरठ का हम उदाहरण लें सैंपल साइज का, और वहाँ का सैंपल साइज आपने 3000 चुना, ठीक है, और उस 3000 में से आप 2 ऐसे मोहल्ले में चले गए जहां की डेमोग्राफी कुछ अलग है, लेकिन वो डेमोग्राफी जब आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज को मिला देते हैं तो वो पता नहीं चलती। तो वो होता क्या है कि आप टोटल नंबर के आधार पर आकलन कर लेते हैं, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। जो कंक्लूजन निकालते हैं, जो कंक्लूजन पोलस्टर ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो बड़ी फिगर में वो छोटी फिगर मिल जाती है। अली सर, मैंने बहुत सारे पोस्टर से बात की, आपने भी, आप सबको जानते ही हैं, जो सीरियस लोग हैं इस बिजनेस के, उन्होंने कहा कि सैंपल साइज ही असली चीज है। और सैंपल साइज उन्होंने कहा, जो कोई दावा करता है ना, हमने 1 लाख लोगों से बात की, 4 लाख लोगों से बात की, इसका हम लोगों को सर्वे करना नहीं आता। सर्वे अगर आपको करना है तो यही 8-10 हजार लोगों के बीच में आपको सर्वे, हाँ, देखिए सर्वे और एक साइंटिफिक विधा है, ऐसा नहीं है कि फ्लूक है। बिल्कुल, सर्वे तो इंडिकेट करता है कोई चीज को, इंडिकेशन। जैसे आप थीसिस भी कोई लिखता है तो उसका भी जो सर्वे करता है उसका भी साइज बहुत छोटा होता है। जैसे वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में करता है और उसको मल्टीप्लाई करके वो पूरे देश के हिसाब से उसको अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो ये तो एक साइंटिफिक टूल है किसी चीज को, मूड को भांपने का। लेकिन अब पता नहीं उस साइंटिफिक विधा में कहाँ गड़बड़ी हो जाती है। कई बार मैंने बहुत, मेरे भी पोलस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा बस मुझे यही एक लगता है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं जिसको पकड़ने में कई बार, अच्छा एक बात और है, शोर बहुत मच गया, लेकिन अगर आप देखो तो पिछला जो एग्जिट पोल है कुछ लोगों का, अगर 5 जगह का किया तो उनके 3 जगह ठीक हुए हैं, लेकिन जो बड़ा वाला था उसने सबको ढक दिया। एक तो अब की बार 400 पार इतना कॉन्फिडेंस था, उसी तरह जैसे हरियाणा में अब की बार 70 पार सुन रहे हैं हम लोग। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि गड़बड़ियां हुई। हरियाणा वाले में आसपास दे भी रहे। पार्टियों का क्या है, इस बार पोल कराए कि नहीं पार्टियों ने भी? दोनों जगह से ही फीडबैक लिया गया, माफ कीजिए साहब, दोनों जगह से ही पार्टियों ने कराया है, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो। और स्थिति ये है कि जिस असमंजस के बारे में आप बात कर रहे हैं सौरभ,
जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वैली के भी जो दल हैं, उन दलों के अलग अलग लोगों से बातचीत कीजिए तो वो भी 5% का डिफरेंस बता रहे हैं। 5%। 5%। तो आप समझ सकते हैं, सरकार बदल जाए वहाँ। समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में हर सीट को लेके, क्योंकि इस बार जैसी स्थिति पहले कभी हुई नहीं है। अभी एकदम से नई तस्वीर दिख रही है, इतने इतने बड़े पैमाने पे वोटिंग, इतनी पार्टियां, तो इसमें सब कुछ आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्लूलेस है लोग। जैसे पीडीपी का अपना आकलन जो है ओवरऑल टैली के बारे में, एनसी का जो अपना आकलन है, आपको हैरानी होगी, वो डाटा बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जान के कि अरे ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा, मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा। ये वाली स्थिति है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्लूलेस वाली स्थिति है और कैसा असमंजस है। लेकिन मोटे तौर पे एक चीज़ जो समझ में आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर अगर देखें तो एनसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये लगभग तय नज़र आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, कोई डाउट नहीं, उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा में कांग्रेस के क्लियर कट विक्ट्री को लेके किसी को भी असमंजस हो, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। अच्छा, ठीक है, तो किसी भी लेवल पे। और बीजेपी के ना, बीजेपी को भी नहीं है ऐसा कोई गुमान, बीजेपी के किसी व्यक्ति को भी नहीं। मैं जिन लोगों से मेरा जो संपर्क हुआ है उसमें कहीं कोई ये भ्रम नहीं है कि हरियाणा के रिजल्ट को लेकर उनको आइडिया ना हो कि क्या होने वाला। क्लोज भी नहीं, क्लोज भी नहीं है। ओके, तो हरियाणा तो मतलब बिल्कुल क्लियर ही है, कह सकते हैं खुल के थोड़ा। लेकिन देवेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक कुछ थोड़ा सा छोटा एक वर्ग है बीजेपी में जो अभी ये आस लगाए बैठा है कि शायद सिंगल आस से अपनी पार्टी से नहीं होगी, शैलजा जी से है। मैं शैलजा जी इतनी नाराज हो गई कि उनका वोटर बिगड़ अब वो पता नहीं। जैसे कल कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैंने इंडिया टीवी देखा, इंडिया टीवी पे ये कह रहे कि जैसे सैनी समाज ने 70% वोट दिया, ब्राह्मणों ने 50% से ज्यादा वोट दिया। पोल कह रहा है, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो पोल कह रहे हैं। तो उन लोगों की आशा, अब देखिए, अब नेता हैं तो हो सकता है अपने काडर को एनर्जाइज रखने के लिए भी इस तरह की बातें करते रहें, लेकिन कमोबेश जो ज़्यादा लोग हैं वो यही मान रहे हैं कि हरियाणा तो हरियाणा का सेटल्ड है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने की रेस में रहेगी ऐसा लग रहा है। और दो सौरभ, मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन दूं कि कल बड़े लेवल पे दिल्ली में जिस बैठक की बात हम लोग कर रहे थे प्रोग्राम में, वो बड़े लेवल पे पहली जो बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम माधव और तरुण चुग। राम माधव बीजेपी के चुनाव प्रभारी जम्मू कश्मीर के, तरुण चुग जम्मू कश्मीर में बीजेपी के संगठन प्रभारी। इन तीनों लोगों की बैठक में जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उसमें राम माधव और तरुण चुग ने एक एक सीट का डिटेल दिया कि किस सीट पे क्या स्थिति है, चाहे जम्मू रीजन का हो या फिर वैली का हो, सीधे प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें किन दलों की क्या स्थिति है उसके बारे में बातचीत हुई। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, वो ज़्यादा लंबी बैठक चली और उस बैठक में सारे प्रोज एंड कॉन्स पर विचार किया गया कि कैसे कैसे सिनेरियो आ सकते हैं, उन सिनेरियो में बीजेपी को क्या करना है, बीजेपी क्या कर सकती है, बीजेपी जो कर सकती है उसका प्लस क्या होगा, उसका माइनस क्या होगा। तो ये सारा होमवर्क कर लिया गया। कोई बैठक हरियाणा को लेकर बीजेपी नहीं कर रही है, हरियाणा को लेकर कोई बैठक नहीं है। ठीक है, आप देखिए साहब, जिनका हम सबको इंतजार था वो स्टूडियो में आ चुके हैं। मैं प्रदीप गुप्ता जी को बुला रहा हूं अपने सेट पर। प्रदीप जी आए सर, प्लीज आ जाइए सर। सर कहीं से भी आ जाइए, आपका ही पूरा सेट। हम सब ये बाराती और बैंड बाजा लेकर सब तैयार बैठे हैं कि आप आए तो फिर आपसे बातें हो। सर बैठ जाए सर। बहुत जोर जोर से डेटा बजाया सर मैंने एक्सिस इंडिया। क्या बात, बहुत जोर जोर से बताया सर, और सब कुछ बताया सर। कुछ बता दिया। 4 जून तो नहीं होगा ना सर मेरे साथ दोबारा? सब कुछ बता दिया ना आपने। दोबारा 4 जून तो नहीं होगा ना? 4 जून कभी तो एक बार फिर होगा, लेकिन अगले साल ही इस बार नहीं होगा, परसों नहीं होगा। परसों नहीं होगा। इससे ज्यादा और क्या सुनना था हमको। बट ठीक है सर, डर खत्म हुआ। नहीं, लेकिन सौरभ मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं कि अगर 4 जून को लेके जो भी हवा बनाते हैं उनको सिर्फ ये समझना चाहिए कि अगर ऐसा ही होता तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत नहीं थी ना भाई। वो एक अनुमान होता है, 100 में से 90 सही होता है, 10 गलत भी हो सकता है। दूसरी बात ये देखिए, 4 जून गलत हो गया, पता नहीं क्या हो गया। 4 जून का आपने यदि बेंचमार्क 400 सेट कर दिया अपने दिमाग के अंदर और उसके इर्द गिर्द ना आए और आप ये कहें कि गलत हो गया, तो अब क्या किया जा सकता है? लेकिन यदि 2004 वाली बात होती कि कह रहे थे कि बीजेपी और एनडीए जीतेगा और यूपीए ने सरकार बनाई, तब मैं बिल्कुल मानता कि वो स्थिति उलट होती। लेकिन किसी भी एग्जिट पोल का उद्देश्य जो है वो ये है, पहला कि सरकार किसकी बनेगी, दूसरा जिसकी भी बनेगी वो कितनी सीटों के साथ बनेगी, और तीसरा किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा।
तो पहला वाला जो है गठबंधन सरकार बनी है एनडीए की। दूसरा वाली जो सवाल है 293 सीटें आई। दूसरा जो सवाल है कि सीटें जो हमने अनुमान लगाया उसके इर्द गिर्द भी नहीं आई, वो बिल्कुल सही है, हम उसमें बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। आपने इतना कह दिया कि परसों नहीं होने वाला दोबारा 4 जून, तो बस मेरे लिए वो बहुत है। हाँ। अब पहले सर हरियाणा की बात कर लेते हैं जी। मैंने तो आप ही का पोल देखा और किसी को मैंने देखा भी नहीं, लेकिन बाद लोगों ने बताया कि भाई प्रदीप जी ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल एक तरफा सरकार बन रही है, इसमें कोई शुभा दूर दूर तक नहीं, और किसके इस इलेक्शन के क्लोज होने की भी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे नहीं लगता, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लगती। उसकी कारण यह है कि जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ पिछले 10 साल में, आप 14 की बात करें तो 14 में बीजेपी को 33% वोट मिला था, 33%, 33। इनेलो को मिला 24, कांग्रेस को 21, यानी कि शार्प डिवीजन हुआ दो पार्टियों के वोट में, खासकर जाट वोट में, जो ट्रेडिशनल हरियाणा की पार्टियां थी, प्रमुख पार्टियां थी। और बीजेपी को 46 सीटें मिली 33% वोट शेयर के साथ। 19 में क्या हुआ, जो 24 था उसका विघटन हुआ, नई पार्टी बनाई दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी, और उसको 10 सीटें मिली 15% वोट के साथ, और इनेलो चली गई 2% वोट के साथ। तो 15 और 2 17, माने जो 24 का विघटन हुआ था इनेलो के फेवर में, वो हुआ 17, तो बीजेपी की सीट हुई 40 और कांग्रेस की सीट हुई 30, 29% वोट शेयर के साथ। अभी क्या हुआ है कि पिछले 10 साल में हरियाणा के ये सोच के बाहर है कि 9 साल तो कम से कम, या पूरे 10 ही साल नॉन जाट सीएम रहे। एक बात, 10 साल बहुत बड़ा फासला होता है, जो किसी भी तरह सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी का होना स्वाभाविक है। बड़ी बात ये थी कि जाट, और जाट में भी ज़्यादा करके लोग जो होते हैं जाट, उनका किसी न किसी तरीके से किसानी से और एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वास्ता होता है, तो किसानों का भी मुद्दा इसमें जुड़ गया। उसके बाद हम वो बोलते हैं ना कि जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, तो ये सारे के सारे मुद्दे जब एक साथ जुड़ गए, और इसमें बीजेपी देखिए कि जो 33%, 14 में 46 सीटें, 36.8 19 में, यानी कि 37% मान लीजिए वोट शेयर, और 40 सीटें, अभी भी 35% बीजेपी को अभी भी मिल रहा है। बीजेपी का कोई बहुत इंटैक्ट है, बहुत करीब करीब इंटैक्ट है। जो फर्क पड़ रहा है वो पूरा का पूरा जेजेपी, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जिसका कि उप मुख्यमंत्री हो सरकार में, 15% वोट लाया हो, और वो भी रोहतक और हिसार जाटलैंड में, वो 1% के आसपास सिमटता हुआ दिख रहा है। इतना बड़ा फॉल क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा जाट कंसोलिडेशन हो रहा है कांग्रेस के फेवर में। बीजेपी को बहुत बड़ा फर्क वोट शेयर के लिहाज से नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो 33 में भी 40 सीटें आई, अब 35 में भी 20 के आसपास मिलती दिख रही है, 20 से भी कम हो सकती है। तो ये जो फर्क है, उस फर्क के हिसाब से अब हरियाणा के अंदर सबने ये मन बना चुके हैं, जाट ने खासकर, कि भाई इस बार तो वो नहीं करना। और दूसरी बात हमारे सर्वे में एक और आई कि ग्रामीण हरियाणा जो करीब 2/3 65-66% के आसपास है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला 12%। हाँ जी, कांग्रेस को 45 मिलते दिख रहे हैं परसेंटेज, और बीजेपी को 33-33। अर्बन में क्या हो रहा है? अर्बन में टोटल पॉपुलेशन करीब 35%, लेकिन वोटों के लिहाज से बीजेपी को 40% और कांग्रेस को 38%। 40 बीजेपी, कांग्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ किसान तो नहीं होते ना जी, शहर में तो किसान नहीं होते, शहर में तो उतने संख्या में नहीं है। तो जो नॉर्मल क्लीशेज बने हुए हैं, बीजेपी शहर की पार्टी है, शहर में ज्यादा वोट मिलता है, वो कुछ ठीक ही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और उसका भी कारण है हरियाणा का जो डेमोग्राफिक समीकरण है, 22-23% करीब जाट है, जाट सिख को मिला के भी बात कर रहा हूँ, 21% दलित हैं, 3% मुसलमान हैं, और 1 से 2% जो है माइनॉरिटी, यानी कि सिख भी हैं और थोड़े क्रिश्चियन भी हैं। तो 50% ये साइड है, और 50% ओबीसी, सैनी, ब्राह्मण, और सब मिला के ऊंची जाति। तो अभी भी जो है बड़ा वोट शेयर जो है इन जातियों में, ओबीसी, सैनी और ब्राह्मण में, बीजेपी को अभी भी लॉयन शेयर मिल रहा है, 50% से 70% सैनी के बीच में। और कांग्रेस को जो है इन जो जातियां, दलित, जाट, मुसलमान, इसके अंदर लॉयन शेयर मिल रहा है। लेकिन जो फासला इतना बढ़ता है जब दो पार्टियां एक साथ, दलित
और जाट मिलते हैं, जो कि बड़ा चंक बन गया, 45 वो खुद ही हो जाते हैं, और वहां पर एकदम लायन शेयर जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। दलितों की तो खूब बात की बीजेपी ने कि दलित नाराज है कांग्रेस पार्टी से, सिर्फ माहौल बना रहे थे। नहीं, देखिए, पार्टियां तो अपने अपने हिसाब से अपने अपना कैंपेन करती हैं, अपनी अपनी बातें रखती हैं, बट जमीन पे हकीकत जो मैंने बताई वो है। नहीं तो दलित बीजेपी के साथ रहा है कभी या इसी बार नहीं है? नहीं, बीजेपी, देखिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा सौरभ आपने सवाल पूछा है, और मैं इस सवाल का जवाब देते 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 थक चुका हूँ बुरी तरीके से। मैं बताता हूँ इसका आपको, सभी नेशनल परिप्रेक्ष्य भी मान लीजिए, ये परिप्रेक्ष्य भी मान लीजिए आप। ये सवाल बीजेपी वाले हमेशा, बीजेपी वालों से ये रहता है, अरे दलित तो हमको वोट ज़्यादा करके देते नहीं है। ठीक, ये आपने भी अभी यही सवाल पूछा। क्या होता है कि यदि दलित 20% है मान लिया जाए किसी भी राज्य में, तो 30% यदि वो बीजेपी को दे रहे हैं और 60% कांग्रेस को दे रहे हैं और 10% दीगर पार्टी को दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए, 2/3 1/3 हुआ। लेकिन दलित तो अभी भी 2/3 1/3 बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन यदि दलित ये डिसाइड कर ले, या कोई भी समुदाय ये डिसाइड कर ले कि किसी पार्टी को मैंने बिल्कुल नहीं देना, ये जो मैंने बिल्कुल नहीं देना, इस बार जाट ने डिसाइड कर लिया, बीजेपी को 11% मिल रहा है, तो जब ये 30 से उठ के 11 आते हैं ना, उसका मायने समझिए, 30 से उठ के 11 पे आए या 10 पे आए, 20% का फॉल हुआ, तो ये 20% जब उधर जुड़ता है ना सरकार, तो 2 और 2 4% कम होते हैं एब्सोल्यूट ओवरऑल में। 4 ये नहीं होते, ये असली वहां 4 जुड़ते हैं तो 8% से आप सरकते हैं। ये जो 8% का खेल होता है ना, ये आपकी सारी परिस्थितियां और समीकरण को बिगाड़ के रख देता है। 8% से फिर बचा क्या? अब देखिए, आप अभी भी दलित ने उस हिसाब से बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन कितना किया और कितना नहीं किया, इसमें बहुत बड़ा खेल है। हरियाणा सरकार कुछ फैसला भी ऐसा था ना सौरभ, रिजर्वेशन को लेकर दलितों के बीच जाटो गैर जाटो डिवाइड करने की कोशिश, वो उल्टा रिएक्ट किया। तो उसमें भी तो कुछ मिलना चाहिए था ना। नहीं, उसमें बात कर रहे हैं। नुकसान ये हो गया कि जिसको आप अलग कर रहे थे जाटों को, उनके अंदर तो तीखा रिएक्शन 8-9% के आसपास हुए हैं, और जो दूसरा था उनके अंदर वो सेंटिमेंट जगा नहीं पाया। वैसा लीडर भी तो होना चाहिए ना जो उसको जगा दे, वो नहीं हो पाया। वो जैसे केंद्र के चुनाव में हुआ ना कि बिहार में आपके पास 2 दलित नेता थे, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान और मांझी, जिन्होंने थोड़ा सा फोर्ट को होल्ड किया कि संविधान खतरे में नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दलित नेता नहीं था बीजेपी के पास जो लोगों को ये भरोसा दिलवा पाए। हरियाणा में भी कोई नहीं था। इस तरह से अगर आप देखें तो हरियाणा में क्या था, बीजेपी शैलजा पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी कि शैलजा बीजेपी शैलजा पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। तो बीजेपी को ये लग रहा था कि शैलजा जी अगर थोड़ी, अच्छा शैलजा लगातार वो कर भी रही थी, हमसे बात नहीं होती हुड्डा की, हमसे वो बावरिया की बात नहीं हुई, दीपक की, तो इस तरह के जितने उनके कुछ यूट्यूबर्स, कुछ चैनल, सब जगह पर बातें हो रही थी। अब इसमें एक और पेच है, जैसे आप देखिए, एक चैनल के पत्रकार को विनेश फोगाट पहले इंटरव्यू देती हैं कि जब मैं डिस्क्वालीफाई हुई तो मुझे किसी ने फोन नहीं किया, खूब चला ये। उसी समूह के दूसरे पत्रकार को वो कहती हैं कि नहीं नहीं, फोन करने का प्रस्ताव मेरे पास आया था, ये 3 दिन बाद आया। तो ये 3 दिन बाद तो उनको बताया गया होगा ना, मुझे लगता है कि तुम ये बताना कि प्रधानमंत्री बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। तो मैं ये सोचता हूं कि जो फर्स्ट रिएक्शन लोगों का होता है ना, वो सच्चा और सुच्चा होता है। उसके बाद तो आप राजनीति में चले जाते हो। तो उसी प्रकार से दलितों में जिस प्रकार से ये हेवीली डिपेंडेंट हो गए शैलजा पर, दलित कोई लीडरशिप खड़ा नहीं कर पा रही है। बीजेपी के साथ समस्या ये है। सर, और कौन सी खड़ी कर ली हरियाणा में? आप कह रहे हैं दलित लीडरशिप नहीं खड़ी करी, मैं कह रहा हूँ और कौन सी लीडरशिप खड़ी करी है? 10 साल आपने सरकार बना ली, जो मुख्यमंत्री था उसको कैंपेन में नहीं लेके गए। नहीं, कैंपेन में गए, ये भी एक गलत नैरेटिव बना। मुझे लगता है कि मनोहर लाल जी है ना, खट्टर हटा लिया उन्होंने। आपने सुना कि नहीं सुना? प्लीज 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 आप बताइए। मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने नेम प्लेट में खट्टर नाम हटा दिया है, सिर्फ मनोहर लाल। जब मैंने इसके बारे में तहकीकात की कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमें ये बताया गया कि जो हरियाणा की लिगेसी है, भजन लाल, देवी लाल, बंसी लाल, मनोहर लाल, बिल्कुल, तो ये लाल से लाल मिलाना था, बिल्कुल। बट उनसे सौरभ कोई भी मिलता है, देर हो गई, उनसे कोई भी मिलता है सौरभ, तो ये जरूर कहेगा कि सहज आदमी है, सिंपल है, अच्छे हैं, पॉलिटिकल नहीं है। हरियाणा से राज्य में तो जरूरत अब देखो, सारे लाल तो बीजेपी के पास ही हैं एक तरीके से। जो लीगेसी की बात कर रहे हो आप, भजन लाल का परिवार बीजेपी के साथ है, मनोहर लाल जी स्वयं है,
देवीलाल जी का परिवार भी बंसीलाल जी बंसीलाल जी का परिवार भी उन्हीं के साथ है। तो लाल तो सब एक तरफ ही हैं, बट देर हो गई। हाँ, देर हो गई। अगर कश्मीर के लालों की बात करें, हाँ बिल्कुल करिए। कश्मीर में भी तो एक लाल को बनना है ना सीएम। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, कश्मीर क्या कह रहा है सर? जम्मू कश्मीर, सॉरी। देखिए, जम्मू कश्मीर की बड़ी अच्छी, वहाँ की भी स्थिति करीब करीब जैसे यहाँ जेजेपी का बीजेपी के साथ मिलने के बाद खत्मा हुआ, वहाँ पे पीडीपी का खात्मा हुआ। पीडीपी ने भी सरकार बनाई 10 साल पहले, 28 सीटें आई थी, बीजेपी की 25 आई थी, सरकार बनाई। अब बीजेपी की स्थिति यह है, पिछले लोकसभा 4 महीने की पहले की बात कर लें, अनंतनाग सीट से, लोकसभा सीट से उनकी ट्रेडिशनल सीट है, महबूबा मुफ्ती जी जो है 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से हारी, एनसी के एक सिंपल लीडर से 2.5 लाख से ज़्यादा से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इस बार के चुनाव आए, विधानसभा, चलिए वो मान लिया जाए कि नेशनल इलेक्शन था, लोकसभा था, अभी भी मुख्य पार्टियां तो पीडीपी और एनसी थी, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर की खासकर वैली की बात कर लें तो अब हमारे सर्वे में उनको 9% ओवरऑल वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जो कि 14 के असेंबली इलेक्शन में उनको 28% मिला था। ठीक है, ठीक। और सीटें मिली थी 28 तभी, अब मिलती हुई दिख रही है करीब 4 से 6, यानी मैं बीच का पॉइंट 5 ले लेता हूँ। 5 की बात कर रहे हैं, पीडीपी की ही बात कर रहे हैं। हुआ यह है कि पीडीपी एकदम नीचे गई, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अभी के इंजीनियर रशीद का उदय हुआ और उन्होंने लोकसभा इलेक्शन सिर्फ जीता ही नहीं है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोट से हराया, 2 लाख से ज़्यादा। और तीसरे नंबर पे सज्जाद लोन थे, उसी बारामूला लोकसभा में। इतनी ही बात नहीं है, 18 असेंबली सेगमेंट में से बारामूला के 14 में इंजीनियर रशीद को बढ़त हासिल थी, 46% वोट उन्होंने लिए। लेकिन अब जो इधर से निकल के गए, लेकिन उन्होंने ओपनली ये कहा कि आप मुझे 14 से 15 सीट दे दीजिए, मैं बीजेपी को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। उसका मतलब क्या हुआ? और राज्य के लिए काम करवाऊंगा, राज्य के लिए काम करवाऊंगा। तो ये वहाँ जाते दिखे बीजेपी की तरफ, ये सरकार बनवाएंगे इनकी, मैंने उस तरफ है, उस तरफ है। आप तरफ को समझिए, कश्मीर में तो पूरा खेल उसी बात का है। तो अब वो उतना अच्छा करते नजर नहीं आ रहा है, बट उतना अच्छा ना करें फिर भी 4 से 5 सीटें लेते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बात है सज्जाद लोन की, पीसी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी की, जो 2 से 3 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। और चौथी बात है अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी एपी 1 से 2 सीट लेते आ रही है। तो मैं सिंपल भाषा में आपको कश्मीर समझा देता हूँ। हमारा जो पोल है उसका मिड मार्क 40 है, 45 भी हो सकती है। एनसी कांग्रेस की सरकार, सीपीएम की 1 सीट भी है, यहाँ पर भी सीपीएम भी है गठबंधन में, 1 सीट वो कुलगाम की हमेशा से जीते, हाँ तारीगामी। तो 40 मान लेते हैं मिड मार्क के लिए एनसी कांग्रेस सीपीएम, 30 मान लेते हैं, हमने 24 से 34 की रेंज दी है तो 30 मान लेते हैं, चलिए। तो 40 और 30 70 और 20 सीटें जो बची उसमें 5 सीट पीडीपी, 5 सीट अब्दुल रशीद, 3 और 2 सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी, और 5 फिर भी इंडिपेंडेंट आने की उम्मीद है। तो ये जो 20 हैं ये डिसाइड करेंगे कश्मीर की दिशा और दशा क्या होगी सरकार की। हो सकता है एनसी भी नंबर 1 पार्टी बन जाए, हो सकता है बीजेपी भी नंबर 1 पार्टी बन जाए। दोनों के 30 के आसपास खुद के अकेले पार्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसमें एनसी कांग्रेस को केवल 5 की जरूरत है, मैं 40 मान के चल रहा हूं। हाँ, तो उसको 5-6 चाहिए केवल, इनको 15 चाहिए। हाँ, बस ये बड़ा फासला है। अब इनमें एक वो जो 5 जो रखा हुआ है, ट्रम्प कार्ड जो रखा हुआ है, यदि हंग असेंबली आती है तो ट्रम्प कार्ड का रोल आता है। यदि कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाता है फिर तो नॉमिनेट का ज्यादा पॉसिबल आप कह रहे हैं। हंग असेंबली के चांस ज्यादा है, हंग असेंबली के चांस ज्यादा है, 10% से 20% चांस। फिर भी इसलिए हमने 45 सीटें दी हुई है इस एनसी कांग्रेस गठबंधन को। 45 मतलब करीब करीब सरकार बन गई। और हमारी जो सीटों की रेंज है इस पार्टी के लिए वो 34 से आसपास है। मैंने हंग आने की, बीजेपी के भी 34 आने की उम्मीद है। यदि ऊपर की रेंज गई तो फिर सबकी सीटें नीचे आ जाएगी। बीजेपी जितनी ऊपर बढ़ेगी तो मतलब हंग हो रही है। हंग, बीजेपी यदि ऊपर जा रही है तो हंग हो रही है। अच्छे से हंग होना है। यदि जैसे आपने कहा 40 के ऊपर एनसीपी कांग्रेस की आती है तो फिर वो ज्यादा दूर ही नहीं है, लेकिन 40 के यदि वो नीचे आते हैं तो फिर दिक्कत। मुझसे कल किसी ने कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को
दो तीन चार की भी जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी मैनेज नहीं करने देगी। सच है ये बात? इसमें 2-3 चीज़ें सर, पीडीपी बड़ा रोल है। आपको अपडेट दे दें। जैसे पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत चल रहा है, उस पर रिएक्शन भी आ रहा है कि नॉमिनेट नहीं करना चाहिए या इस तरह की बातें। नॉमिनेशन हो रहा है 9 तारीख को या 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 5 नॉमिनेशन होगा। JNK के LGO नॉमिनेशन करेंगे वो, क्योंकि उस कानून में ही है कि उपराज्यपाल अपने विवेक के आधार पर ये मनोनयन करेंगे। तो वहाँ पर फिर सरकार का तो मतलब ही नहीं हो जाता। जब उनके विवेक पे करना है तो विवेक पे होगा, जब मर्जी जागे। अच्छा, वो जाएगा 9 या 10 विवेक है, जब मर्जी जागे। विवेक तो कभी भी जगता दूसरी है। चीज कि वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपको उससे पहले ही करना है, तो बहुमत का आंकड़ा जाएगा 48 पे। तो फिर 35 कहें ना हम भाजपा सर, फिर 30 क्यों कहें? आपका सर्वे 30 दे रहा तो हम 35 ही कहें। तीसरी चीज अब वो हमारा सर्वे का कार्य क्षेत्र जो है वो नॉमिनेशन वाले का नहीं है। बहुमत का आंकड़ा गया 48, ये तय मानिए। नॉमिनेशन हो जाएगा 9 तारीख या 10 तारीख को। अगली चीज की असली लड़ाई ये है कि 8 तारीख को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन हो रहा है। अलायंस नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसीलिए तो मैंने अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो रही है तो इनविटेशन बीजेपी को आएगा। अगर NC सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है तो इनविटेशन उसको जाएगा। लेकिन उस इनविटेशन के बाद जब वो जाएंगे दावा पेश करने, तो उसी दिन उनको अपना पूरा समर्थन पत्र देना होगा। उनको टाइम बाय करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सेम डे जब आप मिलने जाएंगे, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन इस पे आ चुके हैं। नहीं, वो तो आप जब दावा करें तो संख्या तो होनी चाहिए ना। दावा करें तो संख्या तो होनी चाहिए ना। बिना उसके क्या मतलब? बुला दो, बहुमत कैसे साबित करें? बिल्कुल, वो राज्यपाल को ये भरोसा होना चाहिए कि आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, उसके लिए समर्थन पत्र चाहिए। एक बहुत पॉसिबल अलायंस ये रहेगा कि PDP अब निश्चित तौर पे अब ये समझेगी कि बेहतर है कि NC और कांग्रेस के साथ जाएं बनिस्बत कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के। जब वहां से यहाँ पहुंच गई तो अब तो कुछ और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए। तो ये सिनेरियो होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि सब कुछ निर्भर करता है इस बात पे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सर का जो एक्सिस माइंड का सर्वे है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 से 35 दे रहे हैं। मीन भी निकाले तो वही 31 उसके आसपास, 31-32। और बीजेपी को आप दे रहे हो ऑलमोस्ट 30, 24 से 34। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, सिंगल लार्जेस्ट। बिल्कुल कोई भी। क्योंकि देखिए जब 4-5 पार्टी, खासकर वैली में 8-8 पार्टियां जब चुनाव लड़ें तो इसका मतलब हो गया जीत हार का अंतर एकदम सीमित हो जाएगा। 25-30% जिसके वोट मिले वो जीत गया। इनमें से कोई भी JJP नहीं है हरियाणा जैसी जो खत्म है। PDP है, खत्म नहीं है, लेकिन 28 से 5 पे आ रही है। वोट तो ले रही है, वोट सीट तो ले रही है। मैंने इसलिए आपने कहा जजपा तो 1% पे आ गया। 1% और सीट तो कुछ भी नहीं। खुद की दुष्यंत चौटाला की सीट से मेरा जो अनुमान है, हमारे सर्वे का अनुमान है, वो डबल डिजिट उनका वोट शेयर नहीं होगा। अच्छा, आपने सर्वे में से एक बात और लिखी हुई है कि 23 सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज मार्जिन। हाँ, बस वही तो दिक्कत होती है, हमेशा वही होता है। और उसी को हम रेंज में कन्वर्ट करते हैं। 10 की रेंज तो 10-10 इधर, तो उस हिसाब से। वो ज्यादा कहाँ है, जम्मू या कश्मीर? नहीं, वो तो कश्मीर में ही है ना। कश्मीर में इतनी सारी पार्टी, जम्मू में तो 2-4 सीटों से ज्यादा क्लियर नहीं। जम्मू में क्लियर है। अब आप बस बता दीजिए सरकार किसकी बन रही है। अब पता नहीं मुझे, तो मैं तो कल से इस पे बहुत सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि सरकार NC और BJP की बननी चाहिए। ये बड़ा इसमें पेज बड़े पत्रकार जो होते हैं ना, ये बड़े नहीं, मैं तो देखो ये छोटी बात करते ही नहीं है। और जो हाल PDP का कर दिया वो NC का भी करवाना चाह रहे हैं। नहीं, वो प्रदीप जी भले वो कह रहे होंगे, लेकिन NC का तो इतिहास रहा है ना सर। NC तो अटल जी इतिहास किसका, वहाँ किसका इतिहास नहीं है। सब लोग BJP के साथ सरकार में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर रशीद की भी जो बात कह रहे थे, जब उनको जमानत दी गई तब वैली में तो यही चला ना कि भाजपा से हाथ मिला लिया इसलिए उनको जमानत मिल गई और ऐसे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। जब जमात के लोग खड़े हो रहे थे तब भी यही कहा गया जमात के बारे में कि बीजेपी बड़ी सॉफ्ट है, कि बैंड पार्टी के जो लोग हैं, जो जिन पर पाबंदी लगे, उनको भी लड़ने दिया गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए और कश्मीर के हित में मुझे ये लगता है कि फारूक साहब मुख्यमंत्री बने और भाजपा उनको समर्थन दे दे। फारूक साहब के साथ एज फैक्टर है, लेकिन हाँ, वो मुझे नहीं लगता 86 के होगा। लेकिन उमर ही बनेंगे तो उमर ही बनेंगे। लेकिन उमर कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्चली इस वक्त शायद बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, अब ये तो देखिए जब कुर्सी और पावर की बात आती है तो ये सब बातें थोड़ी सी, उससे भी एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात कल देवेंद्र जी ने कही थी ना, राज्य हित में जो फैसला होता है राज्य का हित, राज्य का हित तो सर्वोपरि है। वो व्यक्ति उसमें गौण हो जाता है, व्यक्ति गौण। और इसमें लॉजिकल ये हो जाएगा ना फिर कि भाई दोनों को देखना है, जम्मू और वैली दोनों को बैलेंस और दोनों बैलेंस हो जाएगा सर। जम्मू भी खुश और वैली भी खुश।
किस लेवल पर कोशिशें हो रही हैं बीजेपी की? नहीं, कोशिश तो एकदम बड़े लेवल पे ही रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटी अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही है कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट एनसी करेगी और ये इतना आत्मघाती कदम एनसी उठा ले, इसके चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि उनको अभी अपना मूवमेंट चलाना है। उनको भी पता है कि ये फुल स्टेट नहीं है। ऐसा करने के लिए माहौल बनाने के लिए टाइम भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तुरंत उसमें हंग रहे असेंबली, कई दिन तक सरकार ना बने, तब कुछ। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जो हार्डलाइनर की बात जैसा कि सर बता रहे थे, उसमें सौरभ, चाहे सामने वो लोग जितने भी हार्डलाइनर हो, बिना नाम लिए मैं कह रहा हूँ, पर्दे के पीछे एक मुलाकात के लिए कई कई दिन कोशिश करते रहते हैं। नाम लेने में क्या दिक्कत है? उसका प्रूफ होना चाहिए ना फिर की। और डिनाइल आ जाएगा, क्या फायदा? मतलब ऐसे ही मान लो कि जितने भी हार्डलाइनर हैं, एकदम कई कोशिश होती है कि कल हम लोगों ने बात की थी ना कि फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात हुई बीजेपी की, एनसी और बीजेपी की बातचीत हुई, फारूक अब्दुल्ला की नहीं। ये सब बातचीत तो पहले पर्दे के पीछे होती है। इतना तो बता दिया कि मीटिंग हुई, और कहाँ हुई ये भी बता चुके हैं ये। उसमें तो कोई दो राय नहीं, उसमें तो एकदम क्लियर है, लेकिन ये सब बातचीत पर्दे के पीछे होती है ना, मेटलाइज होते होते। मीटिंग किसने बुलाई थी? बीजेपी ने बुलाई थी, एनसी ने बुलाई थी, ये जानना की जो मीडिएटर होते हैं ना, तो दोनों तरफ के होते हैं ना, वो तो किसी एक साइड के नहीं होते, तो दोनों को बैठाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अगर सिनेरियो आएगा तो क्या करना है। कहने का मतलब है दोनों आए थे तो दोनों की तमन्ना थी कि नजदीकियां हो। इसमें कुछ ऐसा गलत इस लिहाज से नहीं होता है कि भाई जनता ने मैंडेट दे दिया। हाल दिल, क्या शेर आप पढ़ते हैं ना, बता दो दो दिल का हाल हमदम पर, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ, नहीं वो दूसरा गाना भी तो है सर, वो हीरा की तमन्ना है कि वरना उसको मिल जाए। वो खेल भी हो सकता है। तो एक एक मान लें सर, क्या दो इलेक्शन हुए ना, तो एक एक मान लें बीजेपी और दूसरी तरफ। नहीं, एक तो क्लियर है, 1.5 मान लीजिए। कश्मीर और जम्मू वैसे भी एक राज्य में 2 राज्य, एक राज्य में 2 राज्य, इसलिए 1.5 कहा मैंने। 1.5 है, ठीक। जम्मू में तो बीजेपी जीत रही है और हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, कश्मीर में फंसा हुआ मामला है अभी के हिसाब से। 96 के बाद कोई पार्टी वहां 28 सीट से ज्यादा नहीं लाई है, उसको भी ध्यान में रखिए कि 1996 अच्छा, इलेक्शन के बाद 28 1996 के बाद नहीं, बट वो स्थिति सर अलग हो गई ना, वो पीडीपी और एनसी करीब करीब बराबरी की होती थी, एक बार वो एक बार पहली बार होगा जो भी क्रॉस करेगा। लेकिन अब वो यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्रॉस भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, सर्वे के हिसाब से भी देखें तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन वाला क्रॉस नहीं, इसीलिए तो कि पूरी तरह से साफ नहीं है। किस नेता का फोन आया कि प्रदीप बताओ यार क्या हो रहा है? नहीं, ये ना बताते ये इन्होंने मुझे इंटरव्यू में बता दिया कि पहले मैं फोन बंद कर देता हूँ। कल फोन किसी का नहीं आता। एग्जिट पोल के दिन मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं, मुझे बहुत से काम करने होते हैं तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, उसके पहले जो है 1 सप्ताह पहले तक संभावनाएं लोग तलाशते रहते हैं, चलते रहते हैं, सभी लोग बात करते हैं, पूछते रहते हैं नेचुरली, क्योंकि हमारा काम चलते रहता है। तो पर उस दौरान ये दोस्तों का भी फोन नहीं उठाते, ऐसा मुझे बताया गया। नहीं, मैं फोन बंद ही कर देता हूँ सर। उस दिन मेरे लिए सबसे जीवन का सुकून का दिन होता है, एग्जिट पोल, पूरे दिन फोन बंद, और बस फोन बंद तो आप उससे कल्पना कीजिए उसका क्या मतलब है। सर अब आखिरी मिनट है हमारे पास चर्चा के लिए, तो बातें तो सारी हो गई दोनों राज्यों को लेकर के। एक राज्य बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है हरियाणा कांग्रेस के लिए, जम्मू कश्मीर की सारी संभावनाओं पर हमने बात करी ली, तो थोड़ा सा इंतजार इसके लिए आपको करना पड़ेगा। जाते जाते सर इस बार, क्योंकि ये सवाल अभी जब तक नतीजे नहीं आते तो 2 दिन तक तो हमको इसका फेस करना ही पड़ेगा, पोल कैसे क्यों कैसे हुआ, सबक क्या रहा सर आपके लिए 4 जून के बाद का, और इस आपने क्या चेंज किया इस बार के? नहीं, 4 जून के बाद 2-3 चीज़ें। एक तो डिस्क्लेमर लगा दिया अपनी रिपोर्ट में स्टॉक मार्केट का और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो हम लोग काम करते हैं, एक तो ये कर दिया। दूसरा, जो मॉनिटरिंग प्रोसेस थी, जो पहले हम 10% इंटरव्यूज जो ज़मीन पे होते हैं वो तो रियल टाइम सुनते भी हैं, बट पीछे से फ़ोन जो बैक चेक जिसको कहते हैं वो हम 10% करते थे, अब 20% कर दिया। और जो रिलेटिवली जूनियर बंदे हैं उनकी संख्या जो है 20 से 30% कर दी है, और जो सीनियर है वो 10% कर दी, तो एवरेज हो गया। तो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस में जो है फ़र्क किया हुआ है, और ये सुनिश्चित कर लिया है कि हर जगह, जैसे अभी भी, पहले भी मैं हमेशा जाते रहा हूँ, बट यूपी में पिछले लोकसभा में नहीं गया और उसका खामियाजा भुगता, और सारे सीनियर पर्सन्स की बात कर रहा हूँ। तो अब जब भी जहाँ भी चुनाव होंगे, सभी सीनियर पर्सन को, चाहे वो एक तरफाई क्यों ना हो, वहाँ पर जाना ही है और टटोलना है पिच को कि पिच का मिजाज क्या बात है सर। ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो और इनकी एक अच्छी बात ये भी है सौरभ जी की ईमानदारी से स्वीकार भी किया इन्होंने। बिल्कुल ठीक। जैसे हम लोग रोज कह रहे हैं ना कि जख्मी हो गए पिछले चुनाव में, प्रदीप जी ने भी सारे मंचों पे उस समय स्वीकार किया था कि हाँ, लेकिन 3 में से 2 गलती हुई, एक सर विश्वसनीयता बनती है
बरसों बरस दशकों के काम पर वो उन्होंने अर्जित की हुई है। अपवाद तो इधर उधर कहीं भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप प्रोग्राम में आए, बहुत मजा आया। थैंक यू बहुत शुक्रिया अनंत जी आपका। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।